S.K. Verma. Once again, I welcome you all on my YouTube channel, Easy Accountancy. Uh, we have already taken a topic that is basic accounting terms. चलिए आज हम देखते हैं कि हमने इसमें कौन से दूसरे एक और नए टर्म को हमने इसमें एक्सप्लेन करना है, डिस्कस करना है। तो इसी एक सीरीज में हम लोग लेकर के चल रहे हैं बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। तो इस बार हम ले रहे हैं इसमें रिसिट्स। तो रिसिट्स के बारे में समझेंगे। इसमें रिसिट्स क्या होती हैं, किसी भी बिजनेस में रिसिट्स को हम किस तरीके से पहचानेंगे। तो चलिए रिसिट्स किसे कहेंगे, अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल, यानी जो भी अमाउंट बिजनेस में आता है या आने वाला है, ठीक है। रिसीव्ड और रिसीवेबल, जो रिसीव हो सकता है फॉर सेलिंग असेट्स गुड्स एंड सर्विसेज। और ये रिसीव कैसे होगा, कैसे हो सकता है, गुड्स और सर्विसेज को सेल करके, ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज को सेल करके या किसी असेट को भी सेल करके। तो ये जो अमाउंट बिजनेस में आ सकता है इसे हम क्या बोलते हैं, रिसिट बोलते हैं। तो इसका मतलब अगर हम देखें, इसको हम दो तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं। एक है रेवेन्यू रिसिट और एक है कैपिटल रिसिट। तो देखते हैं रेवेन्यू रिसिट क्या होता है। रेवेन्यू रिसिट में हम डालते हैं कि रिसीव्ड फ्रॉम नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, यानी कि ये रिकरिंग नेचर का होगा। नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में ये कई बार ये ट्रांजेक्शन्स को के जनरेट होने की वजह से आप देखते हैं कि इस तरह का जो रिसीव होगा, जो रिसिट होगा अमाउंट का, उसे आप रेवेन्यू रिसिट कहेंगे। जैसे कि सेल ऑफ गुड्स, रेंडरिंग सर्विसेज, तो अगर इससे कुछ रिसिट हो रही है इसे आप रेवेन्यू रिसिट कहेंगे। और रेवेन्यू रिसिट को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखा सकते हैं अगर ये कोई प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। रेवेन्यू रिसिट को हम एनपीओ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसे हम इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाते हैं, ठीक है। और अगर हम और इसके बारे में देखें, एक एग्जांपल भी हम ले सकते हैं कि जैसे इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट और इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। तो ये जो इन्वेस्टमेंट पर इंटरेस्ट हमें मिलेगा, ये हमें हर साल मिलेगा और रिकरिंग नेचर का होगा, तो ये हमारे लिए रेवेन्यू रिसिट हो जाएगा। अब दूसरा देखते हैं हमारे पास कैपिटल रिसिट क्या होता है। तो कैपिटल रिसिट में which are not of revenue nature, कैपिटल रिसिट आप किसे कहते हैं, जो रेवेन्यू नेचर का नहीं उसे आप कैपिटल रिसिट कहेंगे। ठीक है, रेवेन्यू नेचर मतलब रिकरिंग नेचर का होता है, जबकि कैपिटल रिसिट जो है ये नॉन रिकरिंग नेचर का होगा, इंसिडेंटल आप देखते हैं इसको कह सकते हैं। और इसे आप बैलेंस शीट में शो करते हैं किसी भी एंटिटी के। और लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम देखें फ्रॉम सेल ऑफ मशीनरी, यानी किसी भी असेट को अगर बेचा जा रहा है, देखिए यहाँ पर हम क्या कह रहे थे, इसमें हमने जैसे सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की बात की, जबकि यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं, सेल ऑफ मशीनरी की बात करते हैं, ठीक है। यानी फिक्स असेट अगर कोई बेचा जा रहा है, कोई पुराना असेट हो गया उसे हमने उठा करके बेच दिया बिजनेस से, तो इस तरह का जो इनफ्लो होगा, जो रिसिट होगा, इसे हम कैपिटल रिसिट कहेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट रिसिट। अभी हम इसको कंटिन्यू करेंगे, हम चलेंगे अगले टॉपिक पर। I'll have to rub it. So this is we have to begin now. It's expenditure, another term we have taken. Expenditure देखिए हम किसे कहते हैं, देखिए एक थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों में, हमने देखा है कि एक्सपेंस और एक्सपेंडिचर तो अलग टर्म है, ठीक है। तो एक्सपेंडिचर को हम एक्सपेंस नहीं कहेंगे और एक्सपेंस को हम एक्सपेंडिचर नहीं कहेंगे। इस वीडियो में हम एक्सपेंडिचर के बारे में देखेंगे, समझेंगे, ठीक है। देखते हैं एक्सपेंडिचर अकाउंटिंग में किसे कहा गया है। तो एक्सपेंडिचर अमाउंट स्पेंट और लायबिलिटी इनकर्ड, अमाउंट स्पेंट और लायबिलिटी इनकर्ड फॉर एक्वायरिंग असेट गुड्स और सर्विसेज। मतलब क्या हुआ, अगर आपने किसी भी असेट को, किसी भी गुड्स को या किसी भी सर्विस को बिजनेस ने अगर एक्वायर करने के लिए जो एक्सपेंसेस किए हैं, ठीक है, अमाउंट पे किया, सॉरी जो अमाउंट पे किया है, या अगर कोई लायबिलिटी क्रिएट करी गई है इसकी वजह से, तो इसको, इस अमाउंट, इस वैल्यू को हम क्या लेकर के चलेंगे, इसे हम बोलेंगे एक्सपेंडिचर।
तो फिर से देखते हैं, अमाउंट स्पेंड और लायबिलिटी इनकर्ड, यानी या तो अमाउंट खर्च किया गया हो या कोई लायबिलिटी क्रिएट हो गई हो फॉर एक्वायरिंग, किस वजह से, फॉर एक्वायरिंग असेट, यानी कोई अगर असेट ली है बिजनेस ने, खरीदी है, या गुड्स खरीदा है बिजनेस ने, या कोई सर्विस बिजनेस ने एक्वायर करी है, ठीक है, परचेस करी है। अब हम देखते हैं कि देखिए यहाँ पर इसने हमको 3 टर्म दे दिए हैं, तो टर्म हमको याद रखने, एक देता असेट, दूसरा दे रहा गुड्स, तीसरा दे रहा सर्विस। तो इन तीनों के एक्विजिशन पर, इन तीनों के ही एक्विजिशन पर कोई अमाउंट स्पेंड हो रही है या लायबिलिटी आ रहा है, तो इसे आप क्या बोलेंगे, एक्सपेंडिचर बोलेंगे। अब एक्चुअली क्या किया गया है कि जो एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंडिचर के नेचर को देखते हुए अलग अलग तरीके से किस तरह के एक्सपेंडिचर्स होते हैं, इसको देखते हुए एक्सपेंडिचर का क्लासिफिकेशन किया जाता है, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन में अगर हम देखें तो पहला क्लासिफिकेशन हमारा आ जाता है कैपिटल एक्सपेंडिचर है ये, ठीक है। फिर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, और फिर डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ठीक। चलिए देखते हैं कि कैपिटल एक्सपेंडिचर हम किसे कहेंगे। एक्सपेंडिचर दैट इज डन टू एक्वायर असेट और इंप्रूव एफिशिएंसी ऑफ द असेट, यानी ऐसा कोई भी एक्सपेंडिचर जो किसी असेट को एक्वायर करने के लिए किया जा रहा है या असेट की एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए किया जा रहा है, ठीक है। यानी कि अगर कोई मशीनरी खरीदी गई है या मशीनरी का कोई पार्ट बदला गया है जिसकी वजह से मशीनरी की एफिशिएंसी यानी प्रोडक्शन एबिलिटी बढ़ जाती है, या तो कोई नई मशीनरी खरीदी जाए या कोई भी मशीनरी पुरानी भी खरीद सकते हैं, लेकिन मशीन असेट खरीदनी है, ठीक है। ये क्या करेगा, असेट जैसे ही बिजनेस में आता है तो बिजनेस की जो एफिशिएंसी है वो बढ़ जाती है, ठीक। या दूसरा पॉइंट क्या है कि किसी असेट की एफिशिएंसी को इंक्रीज करने वाला अगर कोई एक्सपेंडिचर किया जा रहा है, अमाउंट पे किया जा रहा है, तो उसको भी हम कैपिटल एक्सपेंडिचर में ही रखेंगे। तो ये बेसिकली करता क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर का इफेक्ट बिजनेस में क्या देखने में आता है, चलिए देखते हैं। इट इंक्रीजेस अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस, यानी क्या करेगा, बिजनेस की जो अर्निंग कैपेसिटी है, अर्निंग जो पोटेंशियल है, ये उसको इंक्रीज करेगा कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब ऐसे मान लीजिए कि अब अगर किसी बिजनेस में मशीनरी नहीं है, प्रोडक्शन कर रहा है, मैनुअल प्रोडक्शन उसको करना पड़ रहा है, वही काम अगर वो किससे करने लगे, मशीन से करने लगे, ठीक है, और मशीन से करना पॉसिबल भी हो, ठीक। तो डेफिनेटली क्या करेगा, ये लेबर, ये क्या करेगा, ये प्रोडक्शन एबिलिटी को बढ़ा देगा, आउटपुट बढ़ा देगा, ठीक है। तो बिजनेस की जो एफिशिएंसी है वो बढ़ रही है इससे, ठीक। दूसरा आगे देखते हैं कि मे बी इनकर्ड टू एक्वायर टेंजिबल और इनटेंजिबल, यानी दोनों ही तरीके के असेट्स को एक्वायर करने के लिए ये अमाउंट पे किया जा सकता है, ठीक है। फिर कहता है कि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं इसे हम बैलेंस शीट में दिखाते हैं, यानी प्लेस वेयर टू शो, कैपिटल एक्सपेंडिचर हम बैलेंस शीट के असेट साइड में दिखाते हैं। और फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए कहता है सच एज परचेज ऑफ मशीनरी टू मैन्युफैक्चर गुड्स, यानी किसी अगर आप मैन्युफैक्चरिंग का काम है तो उस मैन्युफैक्चरिंग के लिए आपने मशीनरी को अगर परचेज किया है तो इसके लिए जो भी अमाउंट स्पेंड किया जा रहा है इसको हम क्या बोलेंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर कहेंगे, ठीक है। अब चलिए देखते हैं कि अगर ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है तो इससे कोरिलेट करते हुए हम समझेंगे कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है। चलिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हम देखेंगे। देखिए कैपिटल एक्सपेंडिचर जो होता है ये नॉन रिकरिंग नेचर का होता है, ठीक है, जबकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कैसा होता है, ये रिकरिंग नेचर का होता है। तो देखते हैं कि द बेनिफिट ऑफ विच इज कंज्यूम्ड, यानी इस तरीके की जो एक्सपेंसेस, जो एक्सपेंडिचर किए जाते हैं इसका बेनिफिट कंज्यूम किया जा सकता है, एग्जॉस्ट किया जा सकता है विद इन वन अकाउंटिंग पीरियड, यानी एक अकाउंटिंग पीरियड में इसको एग्जॉस्ट
आप देख सकते हैं। जबकि अगर हम यहाँ पर बात करें कैपिटल एक्सपेंडिचर में, अगर आपने मशीनरी खरीदी है तो मशीनरी का जो बेनिफिट है वो बिजनेस में लंबे समय तक मिलेगा। फर्नीचर, लैंड या बिल्डिंग, तो इसमें बिजनेस को बेनिफिट लंबे समय तक मिलेगा। जबकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की अगर हम बात करें तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है ये बिजनेस में इसका बेनिफिट एग्जॉस्ट हो सकता है, कंज्यूम हो सकता है एक ही अकाउंटिंग साइकिल में। फिर आगे देखते हैं कि इट हैज डायरेक्ट रिलेशनशिप विद रेवेन्यू और विद अकाउंटिंग पीरियड। मतलब क्या हो गया कि जितना ज्यादा आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करते हैं उतना ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है कि आपके रेवेन्यूज भी बढ़ेंगे। तो अब फॉर एग्जांपल अगर हम देखें कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जब तक आप माल खरीदेंगे नहीं तो माल बेचेंगे कैसे? ठीक है, अगर आपने ट्रेडर है, सपोज दैट अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं, तब भी अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं तो आपके पास रॉ मटेरियल होना चाहिए। तो जब तक आप रॉ मटेरियल खरीदेंगे नहीं, उसको मैन्युफैक्चरर उसको आउटपुट के फॉर्म में कन्वर्ट किए बगैर आप उसको सेल कैसे कर सकते हैं? तो मतलब क्या हो गया कि अगर आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो रहा होगा तो डेफिनेटली आपकी जो अर्निंग एबिलिटी है वो भी बढ़ रही होगी। लेकिन यहाँ पर क्या कहता है, डायरेक्ट रिलेशन विद रेवेन्यू, यानी अगर आपने सेल करना है तो सेल करने के लिए, सेल को एक्चुअलाइज करने के लिए कुछ ना कुछ एक्सपेंस डायरेक्टली रिलेटेड होंगे। ठीक है, तो इन्हें आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहेंगे। जैसे अगर हम बात करें वेजेस की बात करें, हम सैलरी की बात करें, ठीक, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में हमारे जैसे अगर हम और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमने ले लिया है, सैलरी ले लिया है, रेंट ले लिया है, इलेक्ट्रिसिटी ले लिया है, तो ये हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आ जाते हैं। ठीक है, फिर अगर हम बात करते हैं कि इसके प्लेसमेंट की, हम इसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कहाँ दिखाते हैं? जैसे हमने देखा था कि कैपिटल एक्सपेंडिचर को हम बैलेंस शीट में दिखाते हैं और असेट साइड में दिखाते हैं, और हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कहाँ दिखाएंगे? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को हम ट्रेडिंग में दिखा सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखा सकते हैं, और ये वहां पर डेबिट साइड में दिखाया जाएगा। ठीक है, और अगर हम इनकम एक्सपेंडिचर की बात करें तो इसे हम एक्सपेंडिचर साइड में दिखाएंगे। ठीक, इनकम एक्सपेंडिचर में हम एक्सपेंडिचर साइड में दिखाएंगे, और ये एनपीओ यानी कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म ऑफ बिजनेस का एक एग्जांपल हमने जैसे यहाँ पर लिया है। फिर इसके बाद अगला एक पार्ट हमारे पास और आ जाता है एक्सपेंडिचर का, दैट इज डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में देखिए क्या आ जाता है, इट इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बेसिकली ये क्या है? ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, लेकिन ये आइडेंटिकली रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं है, हम ये कहेंगे। ठीक है, और ये आइडेंटिकली कैपिटल एक्सपेंडिचर भी नहीं है, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं दोनों के फीचर्स हमें देखने में आते हैं। तो इट इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इन नेचर बट इज रिटन ऑफ इन मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड। तो जैसे अगर हम बात करते हैं कि कैपिटल एक्सपेंडिचर भी कंज्यूम होता है फॉर मोर देन वन अकाउंटिंग साइकिल, तो इसी तरीके से डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी कंज्यूम होता है बट मोर देन वन अकाउंटिंग साइकिल। लेकिन इसमें से इसका कुछ पार्ट जो ऐसा होता है जिससे हम कंज्यूम दिखाते हैं और एक अकाउंटिंग साइकिल में हम उसको दिखाते चले जाते हैं। तो जितना पोर्शन हमने इसको किसी एक पर्टिकुलर अकाउंटिंग साइकिल में कंज्यूम दिखाया है, राइट ऑफ किया है, वो रेवेन्यू के बिहेवियर का हो गया। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर एक आ गया है, इट इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इन नेचर बट इज रिटन ऑफ इन मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड। सो अब अगर हम इसका एग्जांपल देखते हैं तो दैट इज लार्ज एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर। क्या आता है? इसमें आता है लार्ज एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर। आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, आप अपना बिजनेस एक्सपेंड करना चाहते हैं, तो आप इसका एडवर्टाइजमेंट करा रहे हैं, और ये एडवर्टाइजमेंट आप किसी सेलिब्रिटी से सपोज दैट करवाते हैं। ठीक है, तो डेफिनेटली वो चार्ज भी हैवी करेगा। तो हैवी चार्जेस को अगर आपने किसी उसी साल में दिखा दिया, किसी एक ही साल में दिखा दिया, तो जबकि इसका बेनिफिट एक साल में नहीं मिलना, आपको इसका बेनिफिट यानी इस तरीके के एक्सपेंसेस एक्सपेंडिचर अगर किए जाएंगे तो इसका बेनिफिट जो है बिजनेस को 8-10 साल तक मिलता रहता है। ठीक है, यह डिपेंड करेगा कि किस तरीके का एडवर्टाइजमेंट किया गया है उसके ऊपर, बट नॉर्मली ये एक अकाउंटिंग साइकिल में ही कंज्यूम नहीं होता है। ठीक है, तो लार्ज एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर है, तो इसे हम डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का एग्जांपल लेकर के चलते हैं। बेनिफिट्स फॉर मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड। तो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में हमने अगर
लार्ज एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर लिया तो इसका जो बेनिफिट है वो बिजनेस को फॉर मोर देन वन अकाउंटिंग साइकिल, फॉर मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड देखने में आता है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। हमने देखा इसमें हमने बेसिक अकाउंटिंग टर्म लिया था एक्सपेंडिचर, उसके काइंड्स को हमने देखा। कीप ऑन वॉचिंग द वीडियोस और वीडियोस पूरे देखने हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।